नमस्कार दोस्तों, आज भोपाल में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना अगले चुनाव का एजेंडा बहुत साफ कर दिया है। मेरा बूथ सबसे मजबूत जो उनका एक सम्मेलन था जिसमें 10 लाख कार्यकर्ताओं को वो संबोधित कर रहे थे, उस संबोधन में जो 10 महत्वपूर्ण पॉइंट थे उसमें उन्होंने ये बता दिया कि अगला जो चुनाव है, चाहे वो मध्य प्रदेश का चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो, उसमें भाजपा का एजेंडा क्या रहेगा और इस एजेंडे के अनुसार कार्यकर्ताओं को उन्होंने प्रोत्साहित किया, उनकी पीठें थपथपाई और उन्हें कहा कि हम किस तरह की हमारी कार्य संस्कृति है। तो ये जो मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम जो था वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करने का था, जिसमें जो 10 महत्वपूर्ण बिंदु थे उसमें उन्होंने जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो बात की, वो दरअसल वो जो कह रहे थे कि ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है, एक घर के एक सदस्य के लिए अलग और एक सदस्य के लिए अलग कानून हो तो क्या घर चल सकता है? ऐसी दोहरी व्यवस्था में देश चल सकता है? देश दो कानून से कैसे चल सकता है? अब यहाँ सवाल ये कि ये देश तो 75 साल से चल रहा है और अमृत महोत्सव मना रहा है देश, और जिस संविधान से चल रहा है वो संविधान नागरिकों को समान अधिकार की बात वो कह रहे हैं कि करता है। सुप्रीम कोर्ट भी बार बार कहता है कि समान नागरिक संहिता लाओ, लेकिन वोट बैंक के ये भूखे लोग, वो कौन भूखे लोग हैं? वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने पसमंदा मुसलमानों, यानी कि वो लोग जो दलित और निचली जाति के मुसलमानों में माने जाते हैं, उनका शोषण किया है, लेकिन उनकी कभी चर्चा नहीं हुई। आज भी उन्हें बराबरी का हक नहीं मिलता। सुनने में ये तर्क अच्छे लगते हैं, लेकिन जब जिसको इतिहास का ज्ञान ना हो या जो परंपराओं को ना जानता हो या जो हमारे देश के पूरे धार्मिक रीति रिवाज को ना जानता हो, वो हो सकता है कि खुश हो कि एक देश है तो एक कानून होना चाहिए, पर क्या किसी का धर्म और किसी की नागरिक पहचान दोनों एक हो सकती है? प्रधानमंत्री ने उद्बोधन में मध्य प्रदेश की धरती को भाजपा के लिए सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनाने वाली जो है उसमें उन्हें बड़ी भूमिका निभाई है मध्य प्रदेश में। इस कार्यक्रम का हिस्सा बनते हुए उन्होंने कहा कि मुझे हृदय से आनंद है और मैं गौरव का अनुभव कर रहा हूँ। उन्होंने जो है 6 राज्यों को जोड़ने वाली 5 वंदे भारत ट्रेन को भी एक साथ हरी झंडी दिखाई, जिसमें मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र की जनता को इस आधुनिक वंदे भारत ट्रेन की कनेक्टिविटी के लिए उन्होंने बधाई दिया। तो अब सवाल ये है कि ये जो भोपाल में आज मेरा बूथ सबसे मजबूत जो है कार्यक्रम के जरिए उन्होंने जब अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, तो ये मुझे लगता है कि इसको समझने की जरूरत है। इसमें उन्होंने जो बात की वो बात ट्रेनों से आगे जाती है। ट्रेनें तो चलती रहेंगी, ट्रेनें बहुत चली हैं, ट्रेनों के एक्सीडेंट भी होते हैं, पर 9 वर्ष के पूरे होने पर जो उन्होंने जो कार्यक्रम हो रहे हैं, और वो कहते हैं कि जो कार्यकर्ता मेहनत करते हैं, इसकी जानकारी मुझे अमेरिका और मिस्र के दौरे में भी थी, और मैं लगातार जो है यहाँ इंडिया आने के बाद सबसे पहले मेरा आपसे मिलना बड़ा सुखद रहा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से ये भी कहा कि भाजपा की सबसे बड़ी ताकत आप हैं, और भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय जो नेतृत्व है, राज्यों के नेतृत्व में जो है, मैं उनका उन्होंने हृदय से अभिवादन भी किया। और करीब करीब 10 लाख बूथ कार्यकर्ताओं को वर्चुअली उन्होंने संबोधित किया। कुछ तो सामने थे, बाकी को उन्होंने वर्चुअली संबोधित किया। उनका ये भी मानना था कि शायद किसी भी राजनीतिक दल के इतिहास में ग्रास रूट लेवल पे ऑर्गेनाइज्ड वे में इतना बड़ा कार्यक्रम कभी नहीं हुआ। वो कहते हैं कि मैं गर्व से कहना चाहता हूं कि मैं जो है मुख्यमंत्री, पार्टी अध्यक्ष, महासचिव, प्रदेश कार्य समिति, जिला और मंडल कार्य समिति की मीटिंग होना तो लंबे समय से चल रहा है, लेकिन सिर्फ एक बूथ का नेतृत्व करने वाला का सम्मेलन इतिहास में पहली बार हो रहा है। ये संबोधन अपनी जगह है। जैसा मैं आपसे कह रहा था कि यहाँ उन्होंने बात क्या की, ये बात हमको समझना पड़ेगी कि मोदी जी अगले चुनाव के लिए अपने कार्यकर्ताओं में किस तरह की ऊर्जा का संचार कर रहे थे और उनको वो क्या बता रहे थे। अभी चूंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि जो भाजपा ने पिछले चुनाव में कही थी वो लगभग हो चुकी है। कश्मीर से 370 हटाने की बात कही थी, वो हो चुकी है। राम मंदिर बनाने की बात कही थी, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुआ, वो हो चुका है। अब उनके पास में
जो ऐसी चीजें हैं जो वो कह रहे हैं, तो उनके पास वो क्या चीज है, तो उनको लगता है कि समान नागरिक संहिता जो है वो एक मुद्दा है। दूसरा, हम जानते हैं कि चुनाव के पहले राम मंदिर जो बना है उसमें भी लोगों का प्रवेश होगा, लगेगा, दर्शन के लिए लोग जाने करेंगे। उन्होंने सिलसिलेवार विपक्षी सरकारों के घोटाले भी गिनाए। उन्होंने जो अभी हाल ही में पटना में जो विपक्षी दल एक हुए उसको उन्होंने उस पर कटाक्ष किया और कहा कि ये जो लोग गारंटी दे रहे हैं, जो गारंटी की बात कर रहे हैं, दरअसल ये भ्रष्टाचार की गारंटी दे रहे हैं। ये इतना दोनों चुनाव में जिस तरह से विपक्षी दल लामबंद नहीं हुए थे और जिस तरह से हड़बड़ाए नहीं थे, वैसे वो हड़बड़ाए हैं। तो वो जो बात कह रहे हैं, तो मैं दरअसल इसमें उनके भाषण में से कुछ चीज़ें जो मुझे लगता है कि जिस पर बात करने की जरूरत है, तो ये बात हो सकती है कि एक जो समान नागरिक संहिता की बात हो रही है, दूसरा विपक्ष की एकता पे बात हो रही है, तीसरा जो गारंटी की बात हो रही है, ये तीन बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं भाजपा ये बताने की कोशिश कर रही है, और खास करके मुस्लिम लोगों में, क्योंकि अभी देवबंद में मोदी मित्र योजना भी शुरू की गई, तो वो जब पसमानदा मुसलमानों को की बात करते हैं तो लगता है कि जो दलित मुसलमान हैं उनको वो लुभाकर जो है बीजेपी जो मुस्लिम वोटों में सेंधमारी करना चाहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो मुसलमान हैं वो बीजेपी से थोड़े दूर हैं, इसलिए बीजेपी चाहती है कि मुसलमान भी जो है वो उनके साथ जुड़े। गुजरात के बाद सबसे मजबूत गढ़ जो है वो मध्य प्रदेश है बीजेपी का, और वहाँ पे विधानसभा चुनाव होना है। हिमाचल और कर्नाटक की हार के बाद बीजेपी के सामने मध्य प्रदेश का मजबूत गढ़ बचाने की चुनौती भी है, और वहाँ पर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जिस तरह से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जिस तरह से वो लगातार लगे हुए हैं, तो वो कहीं ना कहीं बीजेपी को चुनौती देते नजर आ रहे हैं। वो तो बीजेपी अब कांग्रेस को कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के मामले में घेरने की कोशिश कर रही है। वो कश्मीर, राम मंदिर, आदिवासी मसलों को इसलिए नहीं छुआ क्योंकि 1 जुलाई से फिर जो है वहाँ एक सम्मेलन होने वाला है, जिसमें वो सम्मेलन संभवतः आदिवासियों पे फोकस हो सकता है। अभी जो कुछ बात हुई है और जो जिन 10 बिंदुओं में महत्वपूर्ण बात हुई है, चलिए हम उन पर बात करते हैं। मोदी जी ने एक अच्छी बात कही कि अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि कोई बच्चा ड्रॉप आउट नहीं होना चाहिए। ये अच्छी बात है कि स्कूल में जब बच्चे आते हैं तो पहली से 5वीं में, 5वीं से 8वीं में, और 8वीं से 10वीं और 10वीं से 12वीं में जो बच्चे हैं बीच में स्कूल छोड़ देते हैं। बेटी हो या बेटा, उनको 100% शिक्षित होना चाहिए। तो ये देखना पड़ेगा पार्टी कार्यकर्ताओं को कि वाकई में वो जनता की समस्या को किस तरह से आगे ले जाते हैं, और जो चुनाव उनके सामने है, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा का हो, वो उसमें किस तरह से अपनी पार्टी को ताकत दिलाते हैं, क्योंकि उनको बूथ की जिम्मेदारी है। इन्होंने इस बहाने विपक्षी दलों पर हमला किया, पर जो लोग मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं, जो खास करके वो व्यापारी लोग, वो जो सरकारी अमला, वो जानता है कि सरकारें कहीं की हो वो भ्रष्टाचार से अछूती नहीं है, और चुनाव में जिस तरह का धनबल आता है वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को बढ़ता ही जा रहा है। वो कह रहे हैं कि हमारे संस्कार अलग हैं, हमारे संकल्प बड़े हैं, हमारी प्राथमिकता दल से पहले देश की है। ये बात मोदी जी ने खास करके कही अपने कार्यकर्ताओं से। वो कह रहे हैं कि 14 का चुनाव हो चाहे 19 का लोकसभा चुनाव हो, चुनाव में उतनी छटपटाहट पहले नहीं दिखी जितनी आज दिख रही है। तो वो जो विपक्षी एकता है उसको लेकर वो सवाल खड़े कर रहे हैं, पर वो जो बात कह रहे हैं वो बात कह रहे हैं सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात वो कह रहे हैं, जहां पर वो सवाल कर रहे हैं कि क्या एक घर में एक सा कानून नहीं होना चाहिए, वो एक घर में एक सदस्य के लिए एक कानून और दूसरे के लिए दूसरा कानून। तो ये समझना पड़ेगा कि क्या एक घर में हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन सब साथ रह रहे हैं? क्या सबके घर एक हैं? सबका खान पान एक है? सबके रीति रिवाज एक हैं? सबकी धार्मिक पद्धतियाँ एक हैं? कोई कुरान से गवर्न होता है, कोई बाइबिल से गवर्न होता है, पर जो हिंदू है उसके लिए कोई, किसी को रामचरितमानस अच्छी लगती है, कोई को महाभारत लिखती है, कोई को भगवत अच्छी लगती है, किसी को संतोषी माँ अच्छी लगती है। तो हिंदू, और कोई ईश्वर को खारिज भी करके नास्तिक भी होता है।
अलग अलग तरह से वो ईश्वर को मानता है, नहीं मानता है, पर फिर भी वो हिंदू रहता है। पर मुसलमान के यहाँ ये आज़ादी नहीं है, उसको कहीं ना कहीं कुरान से उसका जीवन चलता है, क्रिश्चियन का बाइबल से चलता है, उनके यहाँ उतनी लिबर्टी नहीं है। तो क्या इस देश में, जैसा कि सुनने में अच्छा लग रहा है कि एक देश हो, एक कानून हो, तो क्या ये इतना आसान है? क्या ये तो नहीं है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ को ख़त्म करने की एक बात है या लोगों को लुभाने की बात है? अब सवाल ये है कि क्या ये संभव है? तो अब जैसा कह रहे हैं कि कोर्ट भी ऐसा चाहता है, तो बीच में पहले मोदी जी ने कहा था कि ये संभव नहीं है, और अमित शाह भी ये बात कह चुके हैं, पर अब कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, कोर्ट चाहता है। तो ये भी हो सकता है कि राज्य अलग अलग अपने यहाँ इस तरह का कानून लाए। तो अभी मध्य प्रदेश में विधानसभा का सत्र होना है, तो हो सकता है कि मध्य प्रदेश विधानसभा में हमको इस तरह का जो है कानून देखने मिले कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर वहाँ पर कानून बनाने की बात आए, और जिस तरह के भाजपा शासित राज्य हैं वहाँ पर भी ये हो सकता है। पर क्या ये इतना आसान है जितना कहा जा रहा है? क्या ये एक प्रकार का चुनावी एजेंडा है कि ये एजेंडा अब सेट हो गया है कि सरकार, मोदी जी की सरकार अगले चुनाव में जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए, राम मंदिर के जरिए लोगों के बीच जाएगी और लोगों को बताएगी एक देश है तो एक कानून होना चाहिए। तो ये आने वाले समय में देखना होगा कि क्या होता है। पर निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी ने अमेरिका और मिस्र की यात्रा के बाद जिस तरह से भोपाल में अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है और जिस तरह से उनमें उत्साह का संचार किया है, तो हो सकता है कि इसके बाद मध्य प्रदेश में जिस तरह का माहौल था उसमें थोड़ी तब्दीली आए, और ये जो चुनाव है, जो ऐसा लग रहा था कि मध्य प्रदेश से जिस तरह की खबरें आ रही थी, ये चुनाव धीरे धीरे टफ होगा। और दोनों पार्टियां, पिछले चुनाव में कांग्रेस जीती थी, पर बाद में बीजेपी ने कांग्रेस को सत्ता से हटा के कमलनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटाकर बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री बनाया। हो सकता है कि इस चुनाव में भी कांटे की टक्कर हो, पर ये जो सम्मेलन है कार्यकर्ताओं का, ये निश्चित रूप से भाजपा में अगले चुनाव के, दोनों चुनाव के एजेंडे को सेट करने वाला तो कहा ही जा सकता है। नमस्कार।